हेलो दर्शकों, आपका स्वागत है। हमारा जो प्लेलिस्ट है एक्सपर्ट एडवाइस। और आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट है वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है। एनेस्थीसिया जो शब्द है वो हम लोग हमेशा सुनते हैं और थोड़े डरते भी हैं, बिल्कुल ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि जब सर्जरी होती है तो एनेस्थीसिया होता है। तो एनेस्थीसिया जब होता है तो उसमें हम लोग थोड़े से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, मतलब हम लोग बहुत कुछ फील नहीं कर सकते। और ये बहुत प्लान्ड होता है और बहुत जरूरी हिस्सा है। जब हमारी सर्जरी हो रही हो तो हमारी जो एनेस्थीसिया है वो सही जाए, क्योंकि ब्लड प्रेशर और भी बहुत सारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो थोड़े स्लो हो सकते हैं लेकिन रुक नहीं सकते। तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर्जन की नहीं होती, ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की। तो एक्चुअली आप लोगों के द्वारा जो फीडबैक्स मिले कि आप लोग एक ऐसा कुछ चाहेंगे इंटरेक्शन जहां पर एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो सर्जरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जिन आप लोगों में से जिनकी भी सर्जरी हुई होगी, आप लोगों की जरूर मुलाकात हुई होगी, जो आके आपसे पहले सर्जरी के पूछते हैं कि आपके पास ये क्या है, और आपका डायबिटीज कैसा है या फिर कौन सी और बीमारियां हैं। और हम लोग कुछ लोग जो है बहुत सीरियसली नहीं लेते कि सर्जन तो मेन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जो हमारा इंटरेक्शन होने वाला है वो है डॉक्टर दीक्षा मिश्रा। डॉक्टर दीक्षा, आपका बहुत स्वागत है। ये इन्होंने पुणे स्थित SKN मेडिकल कॉलेज से इन्होंने MBBS किया है, और इन्होंने MD किया है एनेस्थीसियोलॉजी में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज वर्धा से। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर दीक्षा। तो ये जो मिसकंसेप्शन है इसके बारे में ना, एनेस्थीसिया के बारे में, आप उसको दूर करेंगी, हमारे हमको हेल्प करेंगी, हम सब लोगों को, कि हम लोग समझें कि कितनी इसकी आवश्यकता है टू अंडरस्टैंड कि एनेस्थीसिया का क्या रोल है सर्जरी में। तो आप बताइए। सबसे पहले बात ये होती है कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और पेशेंट का बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन होता है। आधे टाइम पेशेंट्स को तो समझाया ही नहीं जाता है कि रोल क्या है, उसका काम क्या है, हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहली बात मतलब मी एज एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जब मैं किसी पेशेंट से मिलती हूँ तो मैं आई मेक श्योर कि वो पेशेंट को पता रहे कि उसके पास क्या क्या ऑप्शंस है एनेस्थीसिया में, वो क्या क्या चूज कर सकते हैं। मतलब जनरली जो गवर्नमेंट कर सकते हॉस्पिटल हैं, चूज चूज क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं एज इन मैं बताती हूँ। जैसे कि अगर कोई ऑपरेशन है, पैर का ऑपरेशन अगर आपका हो रहा है, ठीक है, अच्छा। तो अच्छा। अभी पैर का ऑपरेशन हम जनरली क्या करते हैं कि अगर कोई न्यू सर्जन है, हमको पता है कि इसको टाइम लगने वाला है या लंबी सर्जरी है, तो हम्म। फिर हम लोग उसमें यूजुअली पैर के सर्जरीज में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया मतलब जिसमें आधा ही एनेस्थीसिया होता है, आप उठे रहते हैं बट आपका पैर सुन्न हो जाएगा, आप मूव नहीं कर पाएंगे पैर को, हाँ बट हाँ। आप जगे रहेंगे। ठीक है, तो अभी ये स्पाइनल एनेस्थीसिया के साथ एक और होता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में हम क्या करते हैं, एक कैथेटर जैसी चीज होती है वो पीठ में डालते हैं। अब इसका क्या फायदा, वो कैथेटर हम 3 दिन तक एक एक मिनट डॉक्टर दीक्षा, सॉरी टू इंटरप्ट। तो हाँ आप बोल रही हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया अलग है और एपिड्यूरल अलग है? हाँ अलग है। दोनों दो एक ही चीज नहीं है? नहीं, अच्छा, ये एपिड्यूरल तो एनेस्थीसिया हाँ। स्पाइनल एनेस्थीसिया सब अरेक्नोइड स्पेस में देते हैं। मतलब जो क्या है कि जो स्पाइन रहता है उसके बाहर CSF रहता है, तो मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो कवर करता है ना तो वो स्पाइनल एनेस्थीसिया तो हुआ जो हमारा जो रीढ़ की हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ तो वहां पर आप लोग इंजेक्शन दे देते हैं, राइट? वही मैं बता रही हूँ कि वहां पे अलग अलग लेयर्स होते हैं जिसके थ्रू अच्छा। हम जाते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल लेयर, एपिड्यूरल मतलब ड्यूरा जो होता है ना, बेसिकली एक कवरिंग होता है यही सब चीज का। तो उससे पहले जो एपिड्यूरल स्पेस होता है वो बाहर का स्पेस होता है, जगह सेम है, एपी। लेकिन अगर हम बाहर के जगह पे दें तो वो एपिड्यूरल होता है। अगर हम अंदर जाएं
सब एरेक्नोइड स्पेस में, तो डीपर, उस थोड़ा और डीपर अगर जाए तो वो स्पाइनल हो जाएगा, तो right? स्पाइनल एनेस्थीसिया। अच्छा, तो ज्यादा इसमें खतरनाक कौन सा है, और किस तरह की हालत में, मतलब अगर सीरियस है पेशेंट या फिर सिचुएशन सीरियस है तो कौन नहीं, सा? असल में क्या है, वही बता रहे कि जैसे कि अगर सर्जरी प्रोलॉन्ग होने का है, या एपिड्यूरल का ना एक्चुअली बहुत सारा यूज होता है, जैसे कि स्पाइनल प्लस एपिड्यूरल हम लोग साथ में डाल सकते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे थे हम्म। कि लोअर लिम्ब का सर्जरी है, तो एपिड्यूरल में क्या कहते हैं, एक पतला सा कैथेटर होता है, वो पीठ में लगा रहता है, 3 दिन के बाद हम लोग वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा। तो वो कैथेटर के थ्रू हम एक्स्ट्रा ड्रग दे, स्पाइनल में क्या होता है कि एक सुई देंगे और वो सुई बाहर निकाल लेंगे, एक बार में इंजेक्शन लग गया। बट हम्म। एपिड्यूरल का कैथेटर अंदर है, तो इनकी सर्जरी प्रोलॉन्ग हो गई तो वहां से हम एक्स्ट्रा ड्रग देके प्रोलॉन्ग कर सकते हैं effect को। अच्छा। ठीक है, और जो सेम ड्रग हम एनेस्थीसिया में यूज करते हैं उसका अलग अलग डोज होता है, तो हम्म। उसका एक एनाल्जेसिक डोज होता है। एनाल्जेसिक डोज मतलब सिर्फ पेन कम करने वाला, हम्म। मतलब उससे एनेस्थीसिया नहीं होगा। तो अगर हम एनाल्जेसिक डोज में वो ड्रग दें तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी हेल्प करता है पेशेंट। ये अच्छा। हाँ, तो इसलिए यूजुअली एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ऐसे सर्जरीज में यूज होगा, जैसे कि हिस्टेक्टमी होता है, हम्म। गायनी का जो यूट्रस निकाले, तो वो यूट्रस निकालने का। इट इज वन ऑफ द मेजर सर्जरीज। तो हम्म। उसमें बहुत पेन होता है, तो हम लोग ये जो हिस्टेक्टमी के केसेस रहते हैं उसमें तो हम लोग एपिड्यूरल डालते ही हैं, हम्म। ताकि एटलीस्ट 3 दिन पोस्ट ऑपरेटिवली पेन के लिए हम लोग मेडिकेशन दे ओह, अच्छा। सकें। मतलब ये दोनों दो चीजें हैं, और स्पाइनल जो है वो थोड़ा लाइटर हुआ। नहीं, लाइटर नहीं हुआ, स्पाइनल शॉर्टर ड्यूरेशन का हुआ, मतलब शॉर्टर कि ड्यूरेशन, अच्छा। फाइनल में जो ड्रग दिए एक ही बार दे के सुई निकाल लिए, तो हम वापस वापस नहीं घुसा सकते ना। लेकिन अगर बार एपिड्यूरल बार। प्लेस कर दिए तो आई कैन प्रोलॉन्ग इट, बस हमको कैथेटर के थ्रू जैसे दवा आईवी के लिए डॉक्टर्स करते हैं, छोड़ देते हैं, और हाँ तो लाइन आप क्रिएट हो जाती है हाँ, उस। तो आपको जो मैंने बताया कि जैसे चॉइस दे सकते हैं, तो चॉइस ऐसे दे सकते हैं कि उनसे पूछ सकते हैं आपको एपिड्यूरल चाहिए पेन के लिए या आपको सिर्फ आईवी ड्रग चाहिए। फिर हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों के बताएंगे कि जैसे आईवी ड्रग जो होता है वो थोड़ा लेट काम करेगा, ये सीधे ये सीएसएफ में जाएगा, आपका ज्यादा काम करेगा। तो ऐसा हम लोग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता के पूछेंगे आपको एपिड्यूरल चाहिए कि नहीं, स्पाइनल में ही करना है क्या। डॉक्टर दीक्षा, एक बात यह है कि बहुत सारे पेशेंट्स को तो मेरा ख्याल है ये बात समझ में ही नहीं आएगी। क्योंकि वो समझाना पड़ता हाँ, बहुत है। मेहनत की चीज लग रही है कि ये तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा पेशेंट को, जो ऑलरेडी घबराया हुआ है कि उसको सर्जरी करवानी है, और उसको आप ऑप्शन दे रहे हैं, तो इट मस्ट बी वेरी हार्ड ऑन देम हाँ, कि। तो हम लोग कैसे, जैसे हम लोग का रूरल हॉस्पिटल था तो वहां पे उनको उतना समझ में नहीं आता, वो क्या बोलते हैं आपको जो करना है कीजिए। हाँ। तो उस हिसाब से हम लोग पूरा प्रोज एंड कॉन्स वे करके किसी भी पेशेंट का सेलेक्ट करते हैं। अभी यूजुअली क्या होता है किसी भी ओटी में हम लोग रीजनल एनेस्थीसिया प्रेफर करते हैं। अब रीजनल एनेस्थीसिया ये होता है आई नो इट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आई एम ट्राइंग कि हम बहुत सिंप्लीफाई करके बताएं, लेकिन रीजनल एनेस्थीसिया इज बेसिकली कि जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया विल कम अंडर रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया इज एनीथिंग जिसमें आपको पूरा बेहोश रीजन, नहीं किया जाए। हाँ, जनरल नहीं है, रीजन है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द हाँ, बॉडी। जैसे कि अच्छा। अभी अच्छा। आजकल ब्लॉक्स भी आ गए, पहले जमाने में क्या होता था कि ब्लॉक्स मतलब जैसे अगर इस हाथ का सर्जरी है तो यहाँ के नर्व्स को ब्लॉक करेंगे तो आपका सिर्फ ये हाथ सुन लो, अच्छा। आप पूरे जगह रहेंगे, यू कैन मूव योर लेग्स, यू कैन मूव योरसेल्फ, ऐसे उसमें और कुछ नहीं होता, सिर्फ ये हम्म। हाथ को सुन कर लिए। ठीक है, तो पहले वो ब्लाइंड प्रोसीजर होता था, फिर आया पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेटर से, मतलब नर्व स्टिमुलेट करते थे, बोलते थे हाथ हाथ हिल रहा है क्या, देखते थे कि वो नर्व जिस जगह को सप्लाई कर रहा है वो जगह ट्विच हो रहा है क्या, उस हिसाब से फिर करते थे। अभी यूएसजी गाइडेड हो गया है ताकि पेशेंट को ज्यादा पेन तकलीफ ना हो, तो हम्म। यूएसजी से देख के सिर्फ वो करेंगे। अब कोई कोई पेशेंट जो होते हैं वो उनको अगर ऐसे परेशानी हुई कि हाँ तो डर लगेगा। एक इसमें एक बात बताइए कि जब आपके पास पेशेंट आता है तो कौन सी चीजें जो हैं आप ख्याल रखती हैं, अपार्ट फ्रॉम ये सब, कि हेल्थ कंडीशंस को आप कैसे, आप लोग प्रायोरिटाइज करते हैं? हाँ, तो वही मैं बताने वाली थी कि हम लोग जनरली रीजनल एनेस्थीसिया प्रेफर करते हैं बिकॉज उसमें ड्रग्स कम यूज होते हैं, इट इज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन एंड इट इज लेस रिस्की कंपेयर टू जनरल एनेस्थीसिया। राइट। लेकिन अगर पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं हुआ या बच्चा हुआ तो इवन इफ जहाँ पे हम रीजनल यूज कर सकते हैं वहां पे हम जनरल प्रेफर करते हैं। अब राइट। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन का हुआ तो हम टीवा देते हैं। टीवा इज टोटल इंट्रावीनस एनेस्थीसिया, इट इज नॉट जनरल एनेस्थीसिया।
जनरल एनेस्थीसिया में क्या करते हैं, पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं एंड द पेशेंट इज कनेक्टेड टू अ वेंटिलेटर एंड वेंटिलेटर इज ऑपरेटिंग एवरीथिंग इन द बॉडी। अच्छा। ठीक है, बट टीवा में क्या होता है, पेशेंट इज अवेक बट हम एनाल्जेसिक डोज से थोड़ा ज्यादा डोज देते हैं, जिससे पेशेंट मतलब पेशेंट बेहोश रहेगा बट पेशेंट खुद से सांस ले रहा है, खुद से सब कुछ कर रहा है, एवरीथिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द वेंटिलेटर। ओके। ओके। जनरल एनेस्थीसिया में हम लोग सारे ड्रग्स देते हैं और फिर वेंटिलेटर पे पेशेंट को कनेक्ट करते हैं, देन वेंटिलेटर के थ्रू हम सब ऑपरेट करते हैं। हम्म। मतलब एवरीथिंग इज इन माय हैंड्स, कि उनका मतलब ऐसे भी हम रीजनल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि जैसे पेशेंट को प्रोज एंड कॉन्स दे करते हैं, डिपेंड्स ऑन द डिजीजेस द पेशेंट हैज, उनके क्या कोमॉर्बिडिटीज हैं, क्या ऑप्टिमाइज्ड है कि हाँ, नहीं। कोमॉर्बिडिटीज के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की चीजों को एज अ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट यू विल कंसिडर कोमॉर्बिडिटी। हाँ, तो बेसिकली जैसे अ, होता है अभी कॉमन डिजीजेस जो इंडिया में है, जो जनरली पेशेंट्स को रहते हैं, हाइपरटेंशन रहता है, डायबिटीज रहता है, हाइपोथायरॉयडिज्म रहता है, हाइपरथायरॉयडिज्म रहता है, ये तो मेन चीज है, जो बेसिक चीज है। तो हाँ। अभी क्या रहता है कि जब हम पीएससी के लिए जाते हैं, विच इज प्री एनेस्थेटिक चेकअप, तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट का पूरा हिस्ट्री लेते हैं, पूरा हिस्ट्री लेते हैं, उनसे सब कुछ पूछते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये हम लोग को तो खैर पेशेंट से निकलवा ही लेते हैं कि कितने साल से है, कितनी दवाइयाँ ले रहे हैं, क्या चल रहा है। फिर वो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। अभी जैसे अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव, तो हाइपरटेंसिव का हम जाकर के बीपी लेंगे, मतलब वो तो सभी पेशेंट्स का लेंगे, क्योंकि कभी करेक्ट। कभी ये अनडायग्नोज भी होता है हाइपरटेंशन। अरे, जो पेशेंट आते हैं उनको पता नहीं रहता हाइपरटेंशन, बट हम चेकअप के टाइम हमको पता कभी चलता कभी टेम्पररी भी हो सकता है स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि उनको सर्जरी है। करानी। हाँ, एग्जैक्टली वो भी होता है। तो इसीलिए हम लोग अगर किसी का हाई आया तो हम लोग उसको बीपी मॉनिटरिंग पे लगा लेते हैं, एवरी 4 आवर्स, हर 4 घंटे पे उसका बीपी लेते हैं, चेक करने के लिए कि किस तरह से ट्रांजिशन है। ट्रेंड क्या अगर है? पेशेंट का कंटिन्यूस बढ़ा हुआ है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसको बीपी के किसी दवाई पे शुरू करें। अभी ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या होता है कि बहुत बार जब पेशेंट ऑन टेबल आता है, एंजाइटी की वजह से भी बीपी बढ़ता है, हम्म। बट इट इज ट्रांजिएंट। मुझे पता है पहले पेशेंट का बीपी नहीं बढ़ा है, मतलब कि वो अभी डर गया है इसलिए उसका बढ़ा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई कोई पेशेंट्स बहुत हाई बीपी के रहते हैं, तो हमको ये केस कैंसिल करना पड़ता है। पेशेंट को क्या लगता है डॉक्टर ने जानबूझ के कैंसिल किया, सर्जन भी हम पे चढ़ता है तुमने जानबूझ के कैंसिल किया। अब क्या है इसका इम्पोर्टेंस, ये बीपी तो बहुत छोटी सी चीज है, बिल्कुल। हाँ। बीपी छोटी सी चीज ऐसी लगती है, लेकिन क्या है कि बीपी का ये है कि आपका जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा, सपोज अगर आपका पैर का सर्जरी, तो पैर का ही सर्जरी अभी हमने इंड्यूस कर दिया पेशेंट, सर्जरी स्टार्ट हुई, आप जितना हाई बीपी पे ब्लड फ्लो करेगा, आप उतना कट करेंगे तो उतने जोर से ब्लड निकले, तो ब्लड लॉस ज्यादा होगा। हाँ। ठीक है, उसके बाद फिर बीपी अगर बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा, अगर सपोज पेशेंट का कंटिन्यूस बीपी बढ़ा हुआ है, तो अभी क्या मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है, हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं, अगर बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है अनडाइग्नोस्ड, तो उसको मतलब कुछ भी हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरटेंशन, बहुत कुछ रहता है। तो अगर हमको लग रहा है कि बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है या बहुत ज्यादा बीपी है, तो हम जनरली उसको रेफर कर देंगे 2D एको के लिए, चेक करने के लिए कि उसका हार्ट ठीक है कि नहीं, सब कुछ है कि। पहले तो ईसीजी देखेंगे, ईसीजी अगर नॉर्मल भी रहा, कोई जैसे बहुत ओल्ड एज पेशेंट है, हाई रिस्क पेशेंट है, लग रहा है कि अच्छा इसका कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो हम लोग 2D एको के लिए रेफर कर देते हैं, ताकि इसलिए नहीं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन कराए, इसलिए कि हमको पता रहे इसको क्या क्या है, तो उसके लिए हम ड्रग्स रखेंगे ओटी, कि इन राइट। केस इसका राइट। कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है, तो उसके लिए हम ड्रग्स रखेंगे कि अगर ऐसा हो गया तो ये देने के लिए है, ये नहीं कि ऐसा हो गया तो फिर भाग रहे हैं ये ड्रग ढूंढने के लिए। तो मतलब ये बहुत जरूरी है कि इस समय सही कोऑपरेशन हो पेशेंट का और पेशेंट की फैमिली का भी, ताकि हाँ, कि आप लोगों को बहुत पिक्चर बहुत क्लियर हो कि कैसे ड्रग्स को रखना है, या फिर मतलब टू टेक द कॉल कि वेदर वी शुड गो अहेड विद द सर्जरी और नॉट, ये भी एक पार्ट है। हाँ ये भी है, लेकिन अगर सपोज इमरजेंसी सर्जरी है, और अगर इमरजेंसी इतना ज्यादा कि हम टाल नहीं सकते, तो हम तब तो कुछ नहीं कर सकते, तब हम क्या करते हैं कि हाई रिस्क कंसेंट ले लेते हैं पेशेंट से, उसको सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि सर्जरी में ये हो सकता है, लेकिन आपको जरूरी है अभी सर्जरी कराना, इसलिए हम लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो उनको सब हाई रिस्क वगैरह एक्सप्लेन करके देन वी कीप ऑल द ड्रग्स रेडी, कि हम लोग को तो पता है ना इसका क्या हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो सपोज ऐसे बोल दिया जाता है कि अरे ये तो कार्डियक वाला ये पेशेंट है,
तो सारे कार्डियक के हम ड्रग्स रेडी रखते हैं। मतलब इनकेस कुछ भी हुआ, एवरीथिंग इज इन माय हैंड्स, सब कुछ ओटी में रहता है। तो अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि उसको कुछ भी ना हो। तो कहने को वो सिर्फ हाई बीपी है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, जो इतना नहीं समझा सकते, लेकिन करेक्ट। अभी। दूसरा जो डॉक्टर दीक्षा आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, वो हाँ, डायबिटीज बोल सकते हैं। मतलब आजकल 40+, 40 तो दूर छोड़ो, 30+ में भी काफी लोगों को डायबिटीज हो जाता है। तो हम हाँ, लोग डायबिटीज को नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर उस पेशेंट को जो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक भी है, मतलब पीपी बढ़ा हुआ है या फिर फास्टिंग में ज्यादा आ रहा है, तो वैसे लोगों को क्या आप कैसे हैंडल करते हैं, और कैसे क्या सजेशन देंगे कि कैसे रहना चाहिए? सबसे पहले तो वैसे लोगों को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो बहुत जरूरत है। और उसके बाद फिर जो दवाई वगैरह चल रहा है वो टाइम से लो। अपना सबसे ज्यादा तो डाइट ही इम्पोर्टेंट है, डाइट के से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब ऐसा अगर हम लोग के पास पेशेंट आता है, तो सबसे पहले हम लोग उसका HbA1c करके देखते हैं। HbA1c इज मार्क्स बेसिकली वो का। हाँ, वो बताता है कि लास्ट 3 महीने में शुगर कैसा कंट्रोल था। तो हम्म। अगर वो नॉर्मल आया, तो हमको पता रहता है कि शुगर इज कंट्रोल, वेदर इट इज ऑन देयर ओन और ऑन ड्रग्स, डजेंट मैटर। उससे कोई फर्क, अच्छा, डजंट मैटर। ओके, वेरी गुड। ओके। मतलब मेरे सर्जरी के लिए हम्म। मेरा तो वो कंट्रोल्ड है ना। तो बस बस बेसिकली क्या होगा कि जब ओटी होगी, तब हम लोग को ड्रग्स इसलिए हम पूछते हैं कि आप कौन कौन सी दवाई ले रहे हैं। आधे पेशेंट्स को पता नहीं रहता, नीली पीली बताते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। लेकिन फिर हम लोग फिर उनको बोलते हैं आप दवाई लेके आइए, दिखाइए। ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ड्रग्स का ये क्या कहते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अलग अलग होता है, एक्शन का पीक अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से हमको देखना है कि अभी सर्जरी के, हम्म। हाँ, कि सर्जरी से पहले तो NBM रहते हैं यूजुअली 8 घंटे। ठीक है, तो अब पेशेंट को बता के आते हैं कि दवाई मत लो। यूजुअली बोलते हैं कि दवाई मत लो, लेकिन इट डिपेंड्स, अलग अलग दवाई का अलग अलग चीज होता है। तो वो किस लिए बोलते हैं कि फास्टिंग में अगर ले लिया तो और ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, तो इसीलिए। शुगर कम लेकिन हो वो जाएगी। डिपेंड्स ऑन इंसुलिन ले रहा है कि दवाई ले रहा है, कौन सा दवाई ले रहा है, कितना डोज ले रहा है, वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो पेशेंट टू पेशेंट हम लोग ऑर्डर्स दे के आते हैं, लिख के आते हैं, उनको बता के आते हैं, सिस्टर को भी बता के आते हैं। तो वो नर्सेस तो देख लेती हैं कि उनको टाइम पे गया कि नहीं। फिर वो ओटी में आने से पहले भी पूछते हैं आपने ये दवाई लिया क्या, आपने ये किया क्या। जैसे बीपी का दवाई तो लेना ही है ओटी से पहले, सिप्स ऑफ हम्म। वाटर के साथ हम लोग बोलते हैं कि लेके आओ। अब डायबिटीज का कंट्रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो, अब सपोज इमरजेंसी सर्जरी है, तब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब अनकंट्रोल्ड रहता है तो हम लोग इसलिए कंट्रोल करने बोलते हैं क्योंकि वो हीलिंग में अफेक्ट करता है। हम्म। और जितना शुगर बढ़ा रहेगा उतना ज्यादा लो इन्फेक्शन के होगा। चांसेस पोस्ट ऑपरेटिवली बढ़ेंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि वुंड है तो फिर शुगर की हाँ, वजह से तो बढ़ेगा, वो सही। हील नहीं होगा। लेकिन अभी जैसे कुछ ऐसे सर्जरी रहते हैं जैसे गैंग्रीन और ये सब रहता है, तो उसमें अगर एम्पुटेशन करना है तो उसमें हम मना नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज एन इमरजेंसी। बट उनको बता के रखें कि हम्म। उनको पोस्ट ऑपरेटिवली इतना केयर करना है, सब कुछ है, हाई रिस्क वगैरह सब बताना पड़ता है। लेकिन अभी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस तो हम कैंसिल नहीं कर सकते। प्लस डायबिटीज के और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपोऑस्मोलर कोमा, और ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो वो सब भी हो सकते बेसिकली बेसिकली जो क्या, वो जो आपने कीटो वाला बताया, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दीजिए नॉर्मल लैंग्वेज में, ताकि हम लोग हैं। जैसे लोग समझ सके उसको, कि तो कैसे वो ना, मतलब हम लोग असल, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि देखिए, डायबिटीज से रिलेटेड जो कोमा होता है, वो समझ में आती है बात, जहाँ कोमा में चले जाता है पेशेंट और इट विल टेक वेरी नहीं, लॉन्ग। असल में ये सब ना बहुत ज्यादा वो एक चैप्टर है। हर बीमारी एक चैप्टर है, तो वो भी 100-200 सही पेज बात का है। बहुत लंबा। तो लेकिन शॉर्ट बेसिकली में, कॉम्प्लिकेटेड, हाँ, अच्छा। हाँ, कि शुगर बढ़ जाता है ना तो उससे कीटोन बॉडीज बनने लगती हाँ, है। ठीक करेक्ट। है, तो हम यूरिन टेस्ट करते हैं और ये सब करते हैं ना, तो उसमें कीटोन बॉडीज अगर मिला, तो मतलब इट इज अ वेरी हाई रिस्क केस। जनरली जब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होता है तो हम उनको ऑर्डर करते हैं ये सारा टेस्ट कर। और अगर वो पॉजिटिव आ गया, मतलब कि वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, तब उसका सर्जरी पोस्टपोन करना ही है। हम अरे, लोग करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, वेदर इट इज इंसुलिन इन्फ्यूजन देना है। अगर वो सिर्फ इंजेक्शन पे नहीं कंट्रोल बहुत रहा, ट्रिकी है ये। इन्फ्यूजन, हाँ, इन्फ्यूजन बेसिकली एक इन्फ्यूजन पंप होता है। हम्म। पंप में मोटा सा सिरिंज लगा रहता है, उसमें इंसुलिन रहता है, वो टाइमली देता रहेगा, कंटिन्यूस। ठीक है,
तो वो ऐसे वो पेशेंट टू पेशेंट देखना पड़ता है कि इसको क्या देना है, उसको क्या देना है। तो मतलब डॉक्टर दीक्षा, अभी तक ये लग रहा था, मेरे समझ में ये आ रहा था कि शायद बीपी ज्यादा खतरनाक है, डायबिटीज थोड़ा कम खतरनाक लगे। मतलब मेरा ये कमेंट आना ही वाला था। तब तक अभी जो मतलब सिचुएशन है उसमें डायबिटीज तो जरा सा भी कमजोर नहीं लग रहा। मतलब इट कैन मेक दिस सिचुएशन वेरी डेंजरस, राइट? अब हाँ थायराइड भी एक बहुत बड़ा इशू है, हाइपर एंड हाइपो बोथ आजकल बड़ा कॉमन है। ये जो तीन चीजें हैं, मतलब इफ आई विजिट टू हॉस्पिटल, डॉक्टर्स जो सबसे पहले पूछते हैं, आप दिखाने जा रहे हैं कुछ भी, लेकिन डॉक्टर्स आपसे जरूर पूछते हैं कि बीपी का क्या हाल है, आपके इसका शुगर का क्या हाल है, और थायराइड का क्या हाल है। तो हाँ। इसकी वजह से मेरे दिमाग में ये है कि आजकल शायद ये दो चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो नहीं ये थायराइड भी मुसीबत खड़ी कर सकता है क्या, मतलब सर्जरी के लिए? हाँ हाँ कर सकता है। थायराइड का क्या है असल में कि जनरली जब पेशेंट्स आते हैं तो आधे टाइम अनडाइग्नोस्ड होते हैं। अगर हमको लगा जैसे कि मैं पीएससी के लिए गई और मुझे ऐसे लग रहा है पेशेंट को देख के कि उसके पास फीचर्स हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के या हाइपरथायरॉयडिज्म के, तो मैं उनको बोलूंगी कि थायराइड फंक्शन टेस्ट करो। तो उसमें अगर डी रेंज आया वैल्यू तो फिर उसको शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी दवाइयाँ शुरू रहती हैं लेकिन कंट्रोल्ड है अनकंट्रोल्ड है वो चेक करने के लिए हमको टेस्ट कराना पड़ता है। तो अब टेस्ट वगैरह तो करा लेते हैं। अब कभी कभी क्या हुआ जैसे कि जैसे इमरजेंसी सर्जरी कुछ भी आ गई, हम्म। तो कुछ भी सर्जरी आ गई और उसका अनकंट्रोल्ड है तो हमको तो लेना पड़ेगा। अब जैसे सी सेक्शन आ गया या ऐसा कुछ आ गया तो करेक्ट। फिर वो, हाँ तो वो पेशेंट्स को अगर बहुत सारे पेशेंट्स जनरली हाइपोथायरॉइड रहते हैं तो हम्म। फिर ये हाइपोथायरॉइड है, आईवीएफ का पेशेंट है, इमरजेंसी सी सेक्शन है। तो एक तो आईवीएफ प्रेगनेंसी इज वेरी प्रेशियस। उसको बहुत करेक्ट। ज्यादा ये दिया जाता है कि अरे ये ऐसे बोल दिया जाता है कि अरे आईवीएफ पेशेंट है, आईवीएफ पेशेंट 10 बार जाके सबको बताया जाता है आईवीएफ का पेशेंट आया। तो ऑब्वियसली वो बहुत पैसे लगे हैं, बहुत मेहनत लगी है तब जाके हुआ है। बहुत सारे तो सपने जुड़े हुए हैं। हाँ तो वो पेशेंट्स यूजुअली पीसीओएस के रहते हैं और ये हाइपोथायरॉइड रहते हैं। करेक्ट, बहुत करेक्ट। सारे आधे ऐसे होते हैं कि हाँ दवाई ले रहे थे 2-3 साल पहले फिर छोड़ दी, आधे ऐसे रहते हैं। तो फिर वो क्या है कि इमरजेंसी सर्जरी तो पोस्टपोन नहीं कर सकते क्योंकि थायराइड के अगर मेडिकेशन स्टार्ट भी किए तो उसका असर दिखने के लिए 3 to 4 वीक्स मिनिमम लगता है। अब इमरजेंसी सर्जरी में थोड़ी बोलेंगे 4 हफ्ते बाद। तो अब उसमें भी हम उनको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। अभी जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है, पेशेंट कैन गो इनटू मिक्सेडीमा कोमा। हाइपरथायरॉयडिज्म है तो थायराइड स्टॉर्म हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो अब पेशेंट को उतना समझ में नहीं आता है लेकिन थोड़ा इजी करेक्ट। लैंग्वेज में समझाने का कोशिश कोमा, करते मतलब कोमा समझ में आया। और कोमा, ये पता है कि कोमा बहुत मुश्किल चीज है। दिस आई नो। तो मतलब अभी मेरे खुद ही का रेवलेशन हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट डॉक्टर दीक्षा, कि मतलब बीपी समझ में आती थी बात कि हाँ चलो बीपी हाई है तो ब्लड निकल जाएगा, ब्लड लॉस वाला। लेकिन डायबिटीज लगा कि अच्छा कंट्रोल, लेकिन अनकंट्रोल भी हो सकता है। थायराइड तो मतलब बहुत ही सीधा साधा लग रहा था अभी तक, लेकिन हाँ नहीं, सबसे ज्यादा हमको ये टेंशन रहता है हाइपरथायरॉइड का, थायराइड स्टॉर्म का, कि बहुत ज्यादा अगर हार्मोन सेक्रीट हो गया जो कि स्ट्रेस से हो सकता है, जो सर्जिकल स्ट्रेस होता है, तो उसके वजह से हम लोग यूजुअली थायराइड स्टॉर्म के लिए बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं कि हाइपरथायरॉइड पेशेंट है। अगर इमरजेंसी नहीं हुआ तो पोस्टपोन करने का ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर सारे ड्रग्स वगैरह वैसे ही सब रेडी रखते हैं क्योंकि जो पोस्टपोन नहीं हो सकते सर्जरीज उसमें क्या करेंगे। और हाइपो हाइपो के लिए क्या है, इस तरह का कुछ खतरा? हाँ हाइपो के लिए भी है खतरा, तो हर चीज के लिए है। अगर आप में कोई बीमारी है तो हर बीमारी का सीक्वल कुछ हो सकता है। ओ वाओ, वो ये दिखता है इतना मतलब सा। ये तो मतलब क्या है, ये तो जैसे लग रहा है कुछ मिस्ट्री रिजॉल्व हो रही है, मतलब निकल के आ रही है कि कुछ भी हो सकता है। तो सर्जरी के लिए जब आप जा रहे हैं तो कुछ भी इतना केयरफुल रहना इतना ज्यादा जरूरी है। और जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, आप कृपया उनको इग्नोर ना करें। वाई आई एम रिक्वेस्टिंग सो मच, क्योंकि जब मेरी खुद की भी जो सर्जरी हुई थी सी सेक्शन की, तो मतलब मेरे दिमाग में ये नहीं था कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बट नाउ आई एम वेरी क्लियर, एंड आई होप कि मेरे जैसे जो जितने भी पेशेंट हैं जो इग्नोरेंट हैं, और उनको माफ किया जाना चाहिए शायद, कि भाई एनेस्थीसियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कृपया अपनी सारी जानकारी आप शेयर करें। तो डॉक्टर दीक्षा ने आज बताया कि सर्जरी डरने की चीज नहीं है,
लेकिन सर्जरी में सर्जन के अलावा जो आपकी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, समवन लाइक डॉक्टर दीक्षा मिश्रा, आप उनके साथ बहुत ऑनेस्टली बात करें। और आज का फोकस इन्होंने बहुत अच्छी तरह से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और थायराइड, हाइपर हाइपो दोनों को बहुत अच्छे से बताएं। अगर आप कुछ और कहना चाहें डॉक्टर दीक्षा, बीइंग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, आप एक आइडियल पेशेंट से क्या एक्सपेक्ट करती हैं, तो वो बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई पेशेंट आइडियल नहीं होता, यही सोच के मैं घुसती हूँ। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि जो डिजीजेस हैं वो सब सीधे सीधे बताएं। कोई एडिक्शन है, हम सब पूछते हैं कि कुछ स्मोकिंग का है, अल्कोहल का है, ये सब सीधे सीधे बता दीजिए। जैसे स्मोकिंग 4 हफ्ते पहले मिनिमम रोकना है, तो मतलब कुछ भी झूठ मत बोलिए, क्योंकि हर चीज का इम्पैक्ट होता है। और अगर आप सच सच बता देंगे तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि तुमने ऐसे ही थोड़ी किया, अब तुम्हारे घर पे बता देंगे, अरे वो नहीं करते हैं। बस आप बताइए ताकि हम प्रिपेयर्ड रहेंगे कि अगर उससे रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो, जो कि आपके ही हित में है। तो जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे और जितना आप अपने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को क्लियरली सब कुछ बताएंगे, तो आपका ही फायदा होगा। थैंक यू सो मच। बहुत ही ये वाला जो लास्ट बिट था वो और भी बहुत सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सचमुच बहुत लोग झूठ बोलते होंगे शायद, क्योंकि जस्ट टू सेव देयर फेस इन फ्रंट ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी। तो प्लीज आप लोग ख्याल रखिए, भगवान करे आपकी सर्जरी की जरूरत ही ना पड़े सबसे पहले तो, लेकिन अगर ऐसी जरूरत है तो honesty is the best policy here, I guess. Thank you so much, Dr. Diksha, for joining in. And thank you so much, all of my really dear audience, to tune in. And we'll continue our journey like that. Have a great day. Take care. Bye.